हेलो एवरीवन। आज हम लोग को लास्ट टर्म पे हम लोग यूनिट वेक्टर देख चुके हैं। ठीक, यूनिट वेक्टर देख चुके हैं और सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या देखना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि दो वेक्टर हैं, अगर उनको हम या दो वेक्टर सॉरी एक हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, लास्ट टाइम पे पोजीशन वेक्टर देखे थे, आज रिजोल्यूशन देखना है। ठीक, सपोज दैट, थोड़ा बहुत बेसिक है, समझिएगा, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए। ठीक, अब रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ a vector in two perpendicular component। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, किसी भी वेक्टर को अगर हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, मान लीजिए ये जो है ये एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है जो हमारा एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, अब मान लीजिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है ना, तो एक यहाँ पे पार्ट आ गया ए एक्स। ठीक, देख लीजिए, यहाँ पे आ गया ए एक्स, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और यहाँ पे आ गया एक हमारा कितना, ए वाई, कौन सा एक्सिस का, वाई एक्सिस का। अच्छा, ठीक, इसी ब्रेकिंग को हम लोग कहते हैं रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने में तोड़ देना, और कैसे कंपोनेंट में, दो परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक, परपेंडिकुलर मतलब ए वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वेक्टर ए, तो लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल कितना, ए साइन थीटा। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ कॉस निकालते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। ठीक, जो y एक्सिस आ गया वो हमारा a साइन थीटा आ गया, जो x एक्सिस आ गया हमारा a कॉस थीटा आ गया। ठीक, ये चीज़ याद रखिए, ये कितना आया, a कॉस। ठीक है, ये याद रखिएगा a साइन थीटा। याद रखने वाली बात यहाँ पे कैसे याद रखेंगे ना, जहाँ पे थीटा जुड़ा है। ठीक, यही से ये सारी चीज़ें हमारे आगे यूज़ भी होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें से इसमें यूज़ होने वाली हैं। जिधर थीटा जुड़ा होता है उधर क्या आता है, कॉस। ठीक, और जो कॉस आता है उसके परपेंडिकुलर हमारा आता है साइन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। तो अगर हम वेक्टर ए को लिखें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए, चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं ना, ये ए साइन थीटा तो ये भी ए साइन थीटा। ठीक है, ए एक्स की जो वैल्यू आ गई है ए कॉस थीटा, ठीक, ए वाई की जो वैल्यू आई है ए साइन थीटा, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया ना, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कितना 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। ये हमारा आ गया। ठीक, ये हमारा नेट रिजल्टेंट आया। हम किसी वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक दिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए वाई, और एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आया वो कॉस आएगा, और साइन हमारा ए एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस है उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, tan थीटा अगर लिखें, ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, या इसी का रेशियो ले सकते हैं ना। देख लीजिए, अगर रेशियो लेते हैं तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ए वाई बाई ए एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स हमारा बच गया। ये हमारा थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, किस एंगल पे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हो गया। अच्छा, इसको और साफ लिख सकते हैं, देखिएगा और साफ कैसे लिखेंगे। देखिए एक चीज़ और, वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक ए एक्स है एक ए वाई है। ए एक्स कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो ए जे कैप, और यहाँ से मॉड का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये हमारा 2 डायमेंशन प्लेन पे हुआ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये 2 डायमेंशन के लिए है। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है
कि जो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो वो 2 डायमेंशन का हो, वो 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। चलिए 3 डायमेंशन के एक बार देखते हैं ना। ये हम 2 डायमेंशन को देख चुके हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशन अभी हम लोग देख लेंगे जब पूरा रिजोल्यूशन पढ़ लेंगे। और एक चीज़ और यहाँ लिखी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगल बना रहा है ना, ऐसे देखिए ये रेक्टेंगल बना रहा है ना। इसका लेंथ हमारा कितना है, a cos थीटा है, इसका ब्रेथ कितना है, a sin थीटा। इसीलिए ax और ay को हम लोग कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक। अभी हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ चुके, कितने डायमेंशन में पढ़ लिया, 2 डायमेंशन। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3 डायमेंशन में देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए मान लीजिए, ठीक ऐसे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस हमारा कौन सा है, z एक्सिस, ठीक। x एक्सिस है, y एक्सिस है, और तीसरा हमारा कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे कोई वेक्टर a है, ऐसे ऐसे वेक्टर a है, ठीक है। अब वेक्टर a के कितने कंपोनेंट होंगे, ठीक। अगर 2 एक्सिस था, ठीक है, 2 एक्सिस था तो वहां पे 2 कंपोनेंट हुआ करते थे। अब 3 एक्सिस है तो 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस का ax, एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस का ay, और एक कंपोनेंट होगा z एक्सिस का az, ठीक। तो वेक्टर a को लिखेंगे हमारा, क्या लिखे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस, ठीक है, az हमारा k कैप, ये चीज लिख लिया, ठीक। अच्छा अगर इसका मॉड हम देखें, ठीक है, मॉड अगर देखें इसका मैग्नीट्यूड तो आप लोग निकालना जान ही रहे हो, क्या जान रहे हो, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, तो ए एक्स की वैल्यू के लिए देखिए, मान लीजिए ये जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से वेक्टर ए बीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारा वेक्टर ए जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाया, ठीक। ये दोनों एंगल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये तीसरा एंगल की बात करें तो ऐसे है, देखिए ये z एक्सिस है ना, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है ना ये गामा है। अब ये 3D में पेपर पे बन नहीं सकता, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, ये वेक्टर a ऐसे सोचिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा z है, ये वेक्टर a कहीं है। वेक्टर a x से अल्फा बनाया, y से बीटा बनाया, z से कितना गामा बनाया, गामा। फिर है x y z, वेक्टर a बीच में कहीं निकल रहा है, ये वेक्टर a x से बनाया अल्फा, ये वेक्टर a y से बनाया बीटा, ये वेक्टर a z से बनाया कितना, गामा। तो अल्फा इज द एंगल ऑफ वेक्टर a फ्रॉम x एक्सिस, बीटा इज द एंगल ऑफ हमारा क्या, वेक्टर a फ्रॉम y एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल ऑफ वेक्टर a फ्रॉम z एक्सिस। अच्छा अब यहाँ पे ये अल्फा जुड़ा है ना, तो जहां थीटा जुड़ा होता है वहां पे कॉस आता है। देखिए हम लोग बनाए थे ना, ऐसे ऐसे लिखे थे, ये a लिखे थे, ये थीटा लिखे थे, यहाँ कितना आ रहा था, कॉस ना। तो अगर देखें तो ये इससे जुड़ा है, तो ax की जो वैल्यू आएगी a cos अल्फा आएगा, ठीक। अगर ए वाई की वैल्यू देखें तो ये आएगा ए कॉस बीटा आएगा, क्योंकि इससे तो बीटा बना रहा है तो इसका बीटा बनेगा। और अगर हम ए जेड देखें तो ये हमारा आएगा ए कॉस गामा। तो देख लीजिए 3 डायमेंशन में हमारे 3 कंपोनेंट हो गए, एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस का हो गया, और कौन से एक्सिस का हो गया, जेड का। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, एल कॉस अल्फा को लिखते हैं एल, कॉस बीटा को लिखते हैं m, कॉस गामा को लिखते हैं n, ठीक है, ठीक। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन। और एल एम एन को लिखते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, एल एम एन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का संबंध होता है
और कॉस के जगह हम एल एम एन स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इन तीनों का भी सम हमारा 1 हो सकता है, ठीक है 1 होगा, ठीक। इसको हम लोग चाहें तो पोजीशन वेक्टर से ये चीज प्रूव भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप लोग को बस इतना याद रखना है कि अगर हम 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 3, एक ax मिलेगा, एक ay मिलेगा, एक az मिलेगा, ठीक। और अल्फा क्या है, वेक्टर का एंगल x से, बीटा क्या है, वेक्टर का एंगल y से, गामा क्या है, वेक्टर का एंगल हमारा z से है, ये कंपोनेंट आएंगे और इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, इनको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, इन दोनों में चाहे इसका इनका स्क्वायर का सम कितना होता है, 1, ये बात जरूर याद रखिएगा ना। चलिए इसके बेसिस पे, चलिए हम 2 डायमेंशन भी देख लिए, 3 डायमेंशन भी देख लिए ना, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या है, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास दिया है वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए जो दिया है 2i कैप 3j कैप, ठीक है, और k कैप, ठीक, ये हमारा वेक्टर ए दिया है, ठीक। अब इसका x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है 2, y पे 3, z पे कितना 1। अच्छा अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे मॉड ऑफ ए या तो a पूछे तो आप लोग तुरंत लिखोगे अंडर रूट कितना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 9 10 4 14, ठीक है, अंडर रूट 14 आ गया, आया ना, ठीक। और अगर हम पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा यहां से लिख सकते हैं ax अपॉन a, ठीक। तो इसमें से x कंपोनेंट कितना है 2 और मॉड ऑफ कितना है अंडर रूट 14, ठीक। तो लिख सकते हैं ना अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 14, ठीक। अच्छा अगर यही कॉस बीटा लिखे, ठीक है, तो कॉस बीटा यहां से लिख सकते हैं ए वाई बाई ए वाई कितना है 3 अपॉन रूट 14, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, बीटा की वैल्यू हमारी चली आएगी कॉस इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक। और अगर गामा लिखे तो z लेंगे ना, तो z गामा कॉस इनवर्स क्या लिखे, यहां से लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट 14, मतलब ये हमारा एंगल निकाले हैं अल्फा, किसका, वेक्टर ए का एंगल कहां से, x एक्सिस से, ये हमारा वेक्टर बी ए का एंगल y एक्सिस से, वेक्टर ए का एंगल हमारा z एक्सिस से। मतलब अगर कोई भी हमको ये वेक्टर दिया है, वैसे तो ये पोजीशन वेक्टर है ना, ठीक है, कोई भी अगर या कोई भी वेक्टर दिया हो, पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी कोई भी दिया हो, उसके हम लोग एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा और मेरी बात समझिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा और चीज समझिए, ठीक। चलिए एक वेक्टर हम लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ए लेते हैं, देखिए वेक्टर ए ले रहे हैं, क्या लिखें, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ठीक है, और ए जेड हमारा कितना के कैप। अच्छा अगर इसका मॉड निकालेंगे आप लोग, ठीक है, या तो वेक्टर ए लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और कितना ए जेड का स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक, रूट आएगा ना। अगर यहां से हम पूछें कॉस अल्फा, ठीक है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला ये ना अल्फा है, ठीक, लिखते हैं ना कि एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, तो अंडर रूट कितना ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस बीटा की वैल्यू पूछें तो ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। कॉस गामा की वैल्यू पूछें तो ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, इसको स्क्वायर ए वाई स्क्वायर अपॉन दिस, इसको स्क्वायर कर लीजिए ए जेड स्क्वायर अपॉन दिस, तीनों के एलसीएम सेम है, ऊपर आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1, ठीक है, जहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो हमारे क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइन, अगर एलएमएन नाम रख देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कहाँ कहाँ देख लिए, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ना। चलिए अब 2 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। हम लोग क्या देखे हैं 2 डायमेंशन में, देखिए अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक, ये एंगल थीटा है,
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a cos थीटा, यहाँ पे आएगा a sin थीटा, आएगा ना। जहाँ थीटा जुड़ा होता है उसको a cos कहते हैं और इसके पर्टिकुलर साइन कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और हम लोग को पता है कि वेक्टर ए की जो वैल्यू है √ax का स्क्वायर प्लस कितना √ay का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हम लोग को पहले से पता है। अगर थीटा देखें तो tan इनवर्स ay/ax। याद रखने वाली बात ये है, जिधर थीटा जुड़ा होगा उधर कॉस आएगा और थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी कॉस आएगा उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक। अगर हमारे पास कोई फोर्स है 20 न्यूटन का, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री पे है, ठीक। हमारे पास कोई फोर्स है 20 न्यूटन का और ये हमारा कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। अब क्वेश्चन ये पूछा कि इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ये थीटा जुड़ा है ना, कितना आएगा 20 cos 30, देख लीजिए, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा 20 sin 30। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें तो और भी सॉल्व कर सकते, देखिएगा मेरी बात। अगर यही फोर्स 20 न्यूटन था, ठीक, और ये एंगल 30 था, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। चलिए हम इसको 60 को लेके ब्रेक करते हैं, ठीक। अगर 60 को लेके ब्रेक करेंगे तो इधर थीटा जुड़ गया ना, अब इधर थीटा जुड़ गया तो जो इधर कॉस हो रहा था इधर साइन, इधर कॉस होने लगेगा। क्या लिखेंगे 20 cos 60 और कॉस के परपेंडिकुलर कितना 20 साइन हमारा 60 हो गया। ये हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। हम किसी भी कंपोनेंट को किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देख, अगर ये हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास 10 न्यूटन है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, हम इससे इधर लाना चाहते हैं, ठीक। ये 30 है तो ये कितना 30, ये अगर +10 है तो ये कितना -10 हो गया। देखिए नेगेटिव वेक्टर ना इसका उल्टा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ जुड़ा है ना, तो -10 cos 30 और ये कितना -10 sin 30, ये भी हमारे पास वेक्टर हो गया। बस भाई, हम किसी भी वेक्टर को चाहें जिस तरह से चाहें आप लोग ब्रेक कर सकते हो। अगर इसको मान लीजिए हम ऐसे लिखना होता है वेक्टर फॉर्म में, मान लीजिए a है तो इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 20 cos 30 i कैप अब +20 sin 30 j कैप। किसी भी वेक्टर को आप लोग को किसी भी एंगल पे ब्रेक करना आना चाहिए। जब तक ब्रेकिंग नहीं आएगा, रिजॉल्व करना नहीं आएगा, आगे कई सारे टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, अब और समझिएगा, ठीक है, और समझिएगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, जैसे कह दिया, ठीक, ऐसे कहा हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक, जिसका एक कंपोनेंट यहाँ पे है, मान लीजिए ये है हमारा 3 न्यूटन फोर्स, ठीक। इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे 4 न्यूटन, ठीक। कोई हमारा वेक्टर है और उस वेक्टर के हमारे कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट दिए हैं, ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू दी हुई है, ए वाई की वैल्यू दी हुई है, दोनों वैल्यूज दी हैं, ठीक। वो वेक्टर पूछ रहा है तो वेक्टर तो यही बीच में कहीं होगा, देख लीजिए, ठीक। तो इसको कैसे लिखें, वेक्टर ए इक्वल टू आप लोग कैसे लिखोगे 3i कैप प्लस कितना 4j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड पूछें तो √ क्या लिखोगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज कितना 5, और ये डायरेक्शन पूछे तो थीटा, तो tan थीटा आप लोग लिख लोगे, क्या लिखोगे y, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 4 अपॉन बेस की जगह कितना 3, तो यहाँ से लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक। कोई भी वेक्टर हो उसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये ऐसे फोर्स है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये F है, ठीक। अब इसको कहें ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ थीटा जुड़ा है तो ये कितना आएगा F cos 30, और ये 30 है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, देख लीजिए ये कितना होगा F sin 30। साइन वाला जो होता है हमेशा कॉस के कैसा परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए लाइन है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, चलिए ये हमारा 60 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, ये F फोर्स है, तो यहाँ पे कितना F cos 60। जब भी थीटा जहाँ जुड़ा होगा
तुरंत याद रखेंगे वहाँ पे कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन 60, जहाँ पे थीटा जुड़ा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक। हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन, 4 न्यूटन एक्स एक्सिस पे है, 10 न्यूटन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है ना। हमको इसको रिजॉल्व करना है, ठीक, या नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स निकालना ऑन वाई एक्सिस। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका एक कंपोनेंट आएगा ना, कितना आएगा 10 cos 30, ठीक, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा कितना 10 sin 30 आ गया ना, क्योंकि कई बार ये बात कह चुके हैं जहाँ थीटा जुड़ा होता है वहाँ कॉस आता है, ठीक। तो एक्स एक्सिस जो आ गया वो हमारा आ गया, देखिए एक्स पे 2 फोर्स हो गए ना, 4 + 10 cos 30 हुआ, और वाई पे हमारे कितने फोर्स हो गए, एक 10 sin हमारा 30 हो गया। तो नेट जो फोर्स होगा हमारा 4 + 10 cos 30 आई कैप, ठीक है, अब प्लस 10 sin 30 जे कैप, वैल्यू रख के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक बार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ गया तो ऐसे जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आप लोग मैकेनिक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगा, आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे उसमें भी हेल्प मिलेगा, कई जगह। बस आप लोग को वेक्टर आना, उसको वेक्टर का रिजोल्यूशन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कॉमनली मान लीजिए कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे कोई बॉडी ऐसे कोई है, ठीक, कोई बॉडी है, ठीक, ये रखी हुई है, ठीक, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो वर्टिकली हमेशा कैसा लगता है, डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसको हम ऐसे कह दें, इस बॉडी को हम इंक्लाइन प्लेन पे रख दिए ऐसे सपोज है, ठीक है, इस बॉडी को हम इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रख दिए हैं, इसका वेट mg किधर लगेगा, नीचे ऐसे, ठीक। ये इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए हमारा 30 डिग्री पे है सपोज दैट, ठीक, तो ये हमारा mg है, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं, देखिए ये जो है ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, हम चाहते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर के अबाउट इसको हम ब्रेक करें, ठीक। अगर हम इस लाइन को इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, अगर इसको कंपोजिट, हमको इसका कंपोजिशन करना है, सॉरी रिजोल्यूशन करना है, ठीक है, ये 30 है, ये ड्रॉ करिए 90, तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा ना, और ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा, ये पूरा कितना होगा, 90 होगा। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, देख लीजिए, ठीक। यहाँ से देखिए फिर से बोल रहे हैं, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है, ये पूरा 90, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये पूरा 90, 60 तो ये 30, मतलब जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। अब आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक। mg को हम इस थीटा के बेसिस पे तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए mg को भी 2 तरीके से तोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक। अगर हम इस थीटा के बेसिस पे तोड़ें तो क्या लिखेंगे, mg cos 30 आ गया, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर जो आया वो आ गया mg sin 30, देख लीजिए ये cos के परपेंडिकुलर होता है ना sin, एक तरह इस तरह से ब्रेक किए, दूसरी तरह की भी ब्रेकिंग कर सकते हैं। दूसरी तरह की ब्रेकिंग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इसके अक्रॉस ब्रेक करते, ठीक, अगर ये 60 है, अगर ये वाला एंगल लेते तो यहाँ पे हमारा क्या आता, mg cos 60, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता, mg sin 60। आप लोग ये वाली ब्रेकिंग भी कर सकते हो या तो ये भी ब्रेकिंग कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप लोग ब्रेक कर लो, आप लोग को नेट रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ना। इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं कि किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे सपोज करिए, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई बॉडी है ऐसे, ठीक, जितने तरीके से ब्रेक हो सकता है उतने तरीके से ब्रेक करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, ये है, ठीक, ये ऐसे कोई बॉडी माने, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है F1 इधर, ठीक, इस पे कोई फोर्स लग रहा है F2 इधर, ठीक है, और F1 F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये एंगल 30 है, ठीक, ये एंगल 30 है, ठीक है। अब हमको इसको रिजॉल्व करके x एक्सिस और y एक्सिस के कंपोनेंट निकालने हैं, क्योंकि x और y एक्सिस आ जाएगा तो नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, ये 30 है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी हमारा परपेंडिकुलर है। अच्छा, सारा एंगल पहले लिख लीजिए, ठीक। अगर ये 30 है तो बेटा ऑब्वियस है ये 60 होगा,
ठीक होगा ना। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है 30 के अबाउट, तो क्या लिखेंगे F1 cos 30 आ गया, और इसके ये इधर थीटा जुड़ा है, अगर इससे ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे F1 sin 30 आ गया, ये भी लिख लिया। ठीक, अब यही चीज F2 को इस 30 के अबाउट ब्रेक करिए तो यहां पे कितना आएगा देखिए F2 cos 30, और इसके ये परपेंडिकुलर ना, इधर वाला जिधर ये होता है उसी डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसके इधर परपेंडिकुलर चल जाए, नहीं, ये कितना होगा F2 sin 30, देख लीजिए सब रिजॉल्व हो गया। अब रिजॉल्व हो गया, नेट निकालते हैं। अगर x एक्सिस पे देखें तो देखिएगा ये F1 cos 30, ये F2 sin 30, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे F1 cos 30 माइनस F2 sin 30। ठीक, और अगर यही चीज FY एक्सिस की बात करें तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या लिखेंगे F1 sin 30 प्लस F2 cos 30, ये हम लोग लिख लिए। और XY पता है, अगर हम यही नेट पूछे तो आप लोग निकाल लोगे √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक, एंगल निकालना आना चाहिए, किसके अबाउट हम ब्रेक कर रहे हैं ये हमको आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए एक तरीके और से कर सकते हैं, देखिए ऐसे, जैसे आप लोग चाहो वैसे ब्रेक कर लीजिए। देखिए ऐसे ही फोर्स था ना, ये फोर्स कितना था F1, कितने डिग्री पे था 30, और इस फोर्स से 90 डिग्री पे कौन था F2 था। ठीक, अच्छा मेरी बात समझिएगा, पहले F1 को ब्रेक करें, दूसरा यहाँ पे क्या आएगा F1 cos 30, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है F1 sin 30। अच्छा अगर ये पूरा एंगल देखें तो ये 90 है, 30 120, तो कितना आएगा यहाँ इसका कंपोनेंट यहाँ पे F2 cos 120, और ये आएगा F2 sin 120। तो Fx की वैल्यू जो आ गई F1 cos 30, F2 cos 120, और Fy की वैल्यू जो आ गई F1 sin 30 और F2 cos sin 120। ठीक, फिर से नेट निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना हो, हमको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, उस बेसिक के बेसिस पे हम कुछ भी रिजॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, सब कुछ आप लोग को यूज मिलेगा, सारी चीज़ों का यूज होगा मैकेनिक्स में ना। ये तो वेक्टर है, आप लोग को बस अभी रिजॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, एक ये हमारा बॉडी है, ठीक, बॉडी है, ठीक है, इसको इधर एक धागे से बांध दिए, एक इधर धागे से बांध दिए। ठीक, इसका वेट mg नीचे है, ऐसे वेट mg ऐसे नीचे है, और अगर कहीं स्ट्रिंग होता है, ठीक, तो स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है उसको टेंशन कहते हैं। जो लोग पढ़े वो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जानिए कि किसी धागे में, किसी रस्सी में किसी बॉडी को बांध के लटका दीजिए ना, तो उसमें अगर बॉडी नीचे तो टेंशन किधर, ऊपर, तो इसका टेंशन हमारा ऊपर आएगा, ये T1, ठीक है, इसका टेंशन इधर आएगा, ये T2। अब इसको रिजॉल्व करना है, मान लिया कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, और ये एंगल जो है वो हमारा क्या है, बीटा है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमको नेट x एक्सिस और y एक्सिस का कंपोनेंट लिखना है। ठीक, यहाँ पे अगर ये T1 इससे जुड़ा है तो यहाँ पे कितना आएगा T1 cos अल्फा, यहाँ पे कितना T1 sin अल्फा। ठीक, अगर ये इससे जुड़ा है तो क्या लिखेंगे T2 cos बीटा, और ये कितना आएगा T2 sin बीटा, ये भी आ गया। ठीक, अगर x एक्सिस की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो x पे हमारे दो फोर्सेस है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो T1 sin अल्फा माइनस T2 sin बीटा। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें से इसको माइनस करिए, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं लिखिए, डिफरेंस लिखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि डिफरेंस लिखने का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे को। अच्छा, अगर y एक्सिस का पूछे तो ये दोनों किधर है, ऊपर हैं, तो क्या लिखेंगे T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा, और ये नीचे है ना माइनस कितना है mg, ये भी हमारा आ गया। ठीक, देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, कहीं पे भी ब्रेकिंग हो सकता है, सिर्फ बस इतना है कि हमको पता होना चाहिए जहाँ पे थीटा जुड़ा है वहाँ कॉस है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा कौन है, साइन है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, एक फोर्स मान लीजिए ऐसे, या ऐसे ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे कुछ हम ले लेते हैं, ऐसे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे कोई फोर्स है, ठीक, ये F है, ये हमारा 30 डिग्री पे है। ठीक, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। ठीक है,
अब इसको ब्रेक करना है, ठीक, इसको ब्रेक करना है। मान लीजिए ये एक्सिस x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं ना, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारा कितना है, ये दोनों x एक्सिस y एक्सिस 90 डिग्री पे होता है ना। इसको ड्रॉ कर लीजिए, चलिए ड्रॉ कर लिए थे, ठीक है ना। अगर ये y से 30 है, मान लीजिए ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे फोर्स हम मान लेते हैं, ये फोर्स F है, चलिए ठीक है, ये फोर्स F है, ठीक। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा, देखिए अगर हम पूछें, मान लीजिए इस फोर्स का हम कंपोनेंट पूछें x पे कितना आएगा, तो देखिए ये वैल्यू कितनी है पूरी 120, तो ये कितना आ जाएगा F cos 120, ठीक है, और y पे हमारा दूसरा तोड़ लेंगे तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर कितना F sin 120। तो आप लोग को एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। ये फोर्स कहीं पे यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, थीटा पता हो, ब्रेक कर लीजिए, ऐड करते जाइए। सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। चलिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, रिजोल्यूशन तो आप लोग, हमको लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेके आप लोग सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसके लिए फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी ना। जैसे क्वेश्चन कहा हमारे पास, ऐसे कहा, कह रहा है x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर a है, ठीक है, यहाँ से एंगल बना रहा है 30, x से y से बना रहा है 60, तो बताइए z से कितना एंगल बनाएगा, ये क्वेश्चन कहा, ठीक। कोई हमारे पास वेक्टर है, x से एंगल बनाया 30, y से बनाया 60, तो z से कितना बनाएगा। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल कितना 1, ठीक। cos स्क्वायर x से ना 30, तो cos 30 के लिए कितनी होती है, cos 30 के लिए √3/2, तो 3/4 आ गया, प्लस, ठीक। अगर y से देखें 60, cos 60 के लिए हाफ 1/4, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 4/4 1 आ गया, देखिए 3/4 4/4 1, तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 1, तो cos गामा की वैल्यू हमारी +-1, ठीक है। एक बार प्लस अगर आप लोग 1 लोगे ना, देखिए प्लस जब भी स्क्वायर लेते हैं प्लस माइनस आता है, अगर +1 लोगे 0, अदरवाइज -1 लोगे तो कितना, +1 के लिए 0, -1 के लिए हमारा कितना 180, ठीक है, ठीक। ये चीज हमारा होगा +1 है ना, ये 0 डिग्री ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो दो हमारा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे याद रखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का तीनों का सम हमेशा कितना होगा 1, ठीक। और देखिए क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जो भी वेक्टर पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिएगा क्या कहने जा रहे हैं, कह रहा है, ऐसे सोचिए एक वेक्टर a है, ठीक, 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, या मान लीजिए k कैप है, चलिए, ठीक। एक हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, ठीक है, ठीक, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना आप लोग, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, ठीक है, 9 1 10 4 14, तो √14 आ गया, ठीक। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए डायरेक्शन पूछे, ठीक, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछेगा तो जब भी डायरेक्शन पूछेगा यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक, वेक्टर a अपॉन कितना, मॉड ऑफ a, ठीक, तो वेक्टर a कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन, ठीक है, √14, ठीक। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन बताता है। अच्छा क्वेश्चन का, फाइंड a 2i कैप 3j कैप 4k कैप इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। हमको वेक्टर a चाहिए, वेक्टर a का कंपोनेंट चाहिए। वेक्टर a का कंपोनेंट जो चाहिए वो हमको इसके डायरेक्शन में चाहिए, ठीक। हमको वेक्टर a की वैल्यू चाहिए किसके डायरेक्शन में, b के, मतलब जो हमारा वेक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड वेक्टर किसका है, a का, मतलब मैग्नीट्यूड a का है, ठीक। लेकिन किसके डायरेक्शन में चाहिए, b के, तो मतलब कि इसका डायरेक्शन किसका है, b का, मतलब b का यूनिट वेक्टर है,
ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन, हमको वेक्टर ए चाहिए किसके डायरेक्शन में, बी के, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और किसके डायरेक्शन में चाहिए था, बी के डायरेक्शन में, तो वेक्टर बी का हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना, 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 और 9 13 और 16, ठीक है, 13 और 16 कितना, 29, अंडर रूट 29 आ गया, इनटू, ठीक, वेक्टर बी का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, अपॉन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, √3। कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो ऐसे याद रखिएगा, जो भी वेक्टर कहे जिस दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में कहा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, जैसे कहा कैलकुलेट, ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक, मतलब इसको निकालना है इसका डायरेक्शन, तो क्या लिखे, रिक्वायर्ड का 20, ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया, इनटू इसका डायरेक्शन आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 2 4 4 2 6 अंडर रूट 6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जिसका भी पूछे जिसके डायरेक्शन में, जिसका डायरेक्शन लेना है उसका हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी दूसरे का हम क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना, जैसे कहा हमारे पास, मान लीजिए ऐसे कहा, कह रहा है हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक, वेक्टर बी है, ठीक है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी है, ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक, कैलकुलेट वेक्टर a प्लस b इन डायरेक्शन ऑफ c, ठीक, देखिए a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है किसके डायरेक्शन में, c, तो सबसे पहले a प्लस बी को ऐड कर लीजिए, ठीक, ऐड करिए, i का कंपोनेंट i, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, ठीक, इसको ऐड करिए कितना, 3i कैप, ठीक है, प्लस 3 और 1 4j कैप, प्लस ये कितना 1 1 कितना 2k कैप, ठीक है, तो इसको इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें 9 16 4, तो ये आ गया अंडर रूट 29, ठीक है, और किसके डायरेक्शन में चाहिए, सी के डायरेक्शन में ना, तो सी का यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप 2j कैप प्लस k कैप, और ये 2 4 5 6 अंडर रूट 6, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ये मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29, और इसका डायरेक्शन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन कितना, अंडर रूट 6। ये हमारे क्वेश्चन हो गए ना। तो हम लोग यहाँ तक वेक्टर देख लिए, ठीक, वेक्टर के टाइप्स देख लिए, वेक्टर का रिजोल्यूशन देख लिए, हम लोग यूनिट वेक्टर देख लिए, कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें 2 वेक्टर का एडिशन देखेंगे ना, कि 2 वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से कैसे कैसे ऐड करते हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, उसको फिर हम डिस्कस कर देंगे। चलिए, थैंक यू।